तो फंक्शनल थ्योरिस्ट का ये मानना है कि जो भी चीजें, जो भी सिस्टम किसी सोसाइटी में चल रहा है वो ठीक है, और सोसाइटी के मेंबर्स हैं या उनके जो पुराने एंसेस्टर्स हैं उन लोगों ने सिस्टम बनाया है वो नीड के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाया, उसमें कुछ भी गलत नहीं। उनका मतलब है जैसे जातियाँ हैं, धर्म है, संप्रदाय है, और सोसाइटीज में फैमिलीज के अंदर जो एक सोशल ऑर्डर होता है बड़े छोटे का, जो उसमें सिस्टम है, सम्मान है, उसका जो सीक्वेंस है, और जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है फैमिलीज का, सोसाइटी का, महिलाओं को ये काम करना है, पुरुषों को ये काम करना है। तो फंक्शनलिस्ट जो थ्योरिस्ट होते हैं उनका मानना है कि ये सिस्टम सही है और जरूरत के हिसाब से पहले से बना चला है, अभी भी चल रहा है, वो ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट होते हैं ये थोड़ा सा जस्ट अपोजिट होते हैं उनसे। ये मानते हैं कि समाज में जहाँ पर भी जो कुछ चल रहा है वो सब डोमिनेशन, मतलब जो भी ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा माइंडेड है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा है, वो दूसरों के ऊपर राज कर रहा है। नाम ही कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हर चीज के लिए यहाँ पर संघर्ष हो रहा है। ऐसे विचारक ये मानते हैं कि जितनी व्यवस्थाएं हैं, सोसाइटीज हैं, और किसी भी चीज का जहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं है उसमें ऐसे लोग डोमिनेंट हैं, ऐसे लोगों के हाथों में सारी पावर है जो रिस्पेक्टिवली अदर्स से थोड़ा सा ज्यादा किसी भी फॉर्म में पावरफुल है या माइंडेड है। जो चालाक लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उन लोगों ने सारी व्यवस्थाओं के ऊपर कब्जा कर रखा और उनको चला रखा। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि किसी भी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, फिर सिटीजन्स लीडर्स को इलेक्ट करें, इसके इलेक्शन होना चाहिए। वो इन सारी चीज़ों को, इन सभी व्यवस्थाओं को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि हाँ ये समाज की किसी देश की जरूरत है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं नहीं, ये सब गलत है। इतनी बड़ी जनता है, इतनी भारी पॉपुलेशन है, इसके ऊपर कुछ लोग राज क्यों करेंगे? ये पार्लियामेंट होता कौन है इस देश को चलाने वाला, ये सब करने वाला? वो ऐसा वो कहते हैं नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, ये जो लीडरशिप है, ये गवर्नमेंट है, ये जानबूझ करके क्या करते हैं, जनता के ऊपर कैप्चरिंग करना चाहते हैं, ये अपनी पावर को, अपनी धाक को जमाए रखना चाहते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इनका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर पावर के लिए लगातार क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, और जो चालाक लोग हैं, जो पावरफुल हैं, वो एक ना एक दिन अपनी सत्ता को जमाने में कामयाब हो जाते हैं। ये ऐसा है, और ये दोनों थ्योरी रहती है हमेशा के लिए किसी भी टाइम पीरियड, और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। जब भी किसी मैटर पर डिस्कशन होगा या उसके लिए कोई भी एनालिसिस करनी होगी तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट में कार्ल मार्क्स का नाम आता है, जो सबसे फेमस है, वहीं से स्टार्ट ही हुआ है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी है और चीज़ों का एनालिसिस है, ये कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से और ब्रॉडर वे में स्टार्ट किया था। वही फंक्शनलिस्ट थ्योरीज में अभी आपने आइजोथेरी का नाम देखा, जो फंक्शनलिस्ट है वो सिस्टम को मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ स्किल्ड पर्सन को देना चाहते हैं, बाकी लोगों को एज ए फॉलोअर मानते हैं। कॉमन सिटीजन्स आर जस्ट एज ए फॉलोअर, but functionalist theorist says that these followers are not common, these are treating as the slaves। जिनको फॉलोअर आप कह रहे हैं, फॉलोअर नहीं है, वो गुलाम है, वो भी इंसान है, दो हाथ दो पैर वाले, तो वो अपना डिसीजन खुद क्यों नहीं ले सकते? क्या जरूरत है कि कोई उनके ऊपर बैठ करके उनके बारे में अच्छा भला सोचे? तो उनका मानना है नहीं, ये गलत है और ये गुलामी की परंपरा है कि कुछ लोग हुकूमत करें, बाकी लोग उनकी हाँ हुजूरी करें, जी हुजूरी करें। ये थ्योरी चली आ रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा एजुकेशन सिस्टम में हमारे लोग क्यों कह रहे हैं कि एक चाइल्ड जो होता है, बच्चा,
वो बाई बर्थ सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, उसको सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए बहुत सारी स्किल्स सीखनी होंगी। एक छोटे बच्चे को लीजिए जो 2-4-5 महीने का है और एक 20-22 साल का कोई बड़ा नौजवान लड़का लीजिए। अब उस बच्चे को अगर उस नौजवान के बराबर पहुंचना है तो वो अकेले फिर करके या सब कुछ सेट करके उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, उसको बहुत कुछ सीखना होगा, जानना होगा। तो फंक्शनलिस्ट भी यही कहती है कि हमारी फैमिली होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो बच्चे को कुछ सिखाएगा। फिर स्कूल कॉलेजेस हैं, दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर की सोसाइटी के ऐसे बहुत सारे टीचर और दूसरे मोटिवेशनल लोग मिल जाएंगे जो उसको आगे की लिए चीज़ों को सिखाएंगे, बताएंगे, और फिर वो जाकर के एक लंबे टाइम के बाद सारी जगह से नॉलेज और स्किल को गेन करने के बाद फिर एक परफेक्ट पर्सन और परफेक्ट ह्यूमन बनेगा। तो इंसान बनने की जो प्रक्रिया है, ये फंक्शनलिस्ट के अकॉर्डिंग ये स्टेप बाय स्टेप और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, इंस्टीट्यूशन की हेल्प से प्रोवाइड की जाती है और फिर जाकर के वो परफेक्ट सिटीजन बनता है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं ये इस बात को नहीं मानते। इसमें से अगर कार्ल मार्क्स के भी और पहले आप बात करेंगे, जैसे सोक्रात हुए, प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, ये लोग भी कुछ इसी कैटेगरी में आते हैं। वो भी संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशन को और लीडरशिप को, गवर्नमेंट को ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो इंडिविजुअली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि जो पर्सन अपने आप में कहीं से भी आया है, दुनिया में जन्म लिया है, तो वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं और उनको लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि वो मुक्त रूप से संसार में जन्म लें, अपने आप से स्ट्रगल करें, सीखें, गलतियाँ करें और फिर उसी के थ्रू से आगे तक बढ़ें और अपने आप को दुनिया के सामने एक अलग एक दे आर सेइंग दैट एवरी एंड ईच पर्सन हैव इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी and he or she must have to show his or her identity in front of the society। हर व्यक्ति, हर इंसान के अंदर अपनी एक विशेषताएं होती हैं और वो अपने आप से खुद प्रयास करके एक न एक दिन अपनी उन विशेषताओं को, उन आइडेंटिटीज को जनता के सामने, लोगों के सामने पेश करें। ऐसा होना चाहिए। तो रूसो वगैरह तो ये मानते थे कि टीचर, स्कूल, ये सारी चीजें बेकार, सारे बच्चे, सारे लोग जो भी हैं वो खुले एनवायरनमेंट में, इस फ्री एनवायरनमेंट में, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में खुद से सब कुछ लर्न करें। मींस लर्न बाय मिस्टेक एंड एक्सपीरियंस। लोग गलतियों और अनुभवों से खुद सीखें। किसी स्कूल टीचर की अपने से उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और ये एजुकेशन के अलग अलग डायरेक्शन में लोगों को ले जाते हैं। एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जब वो बर्थ लेता है, यहाँ पर जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो उसके चारों तरफ बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं। एक पर्सन जब अपने आप में बर्थ लेता है, जन्म लेता है इस दुनिया में, तो उसके चारों तरफ बहुत सारे फोर्स चल रहे होते हैं। उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, सोशल फोर्सेस होते हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस होते हैं, इसके बाद एनवायरनमेंट भी अपना इम्पैक्ट डालता है। वो ठंडे एरिया में रहता है कि गर्म एरिया में रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रीजन में रहता है, बहुत फ्रेश और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहता है, किसी बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाले एरिया में रहता है या बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट में रहता है। तो एनवायरमेंटल फोर्सेस भी होते हैं।
ये सभी अपना इम्पैक्ट डालते हैं। इसके बाद में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, बच्चे के ऊपर कंटिन्यूअसली 24 आवर्स चारों तरफ का जो भी एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, इन सब को कंटिन्यूअसली उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है। इन सब के बीच में एक बच्चे की, पर्सन की लगातार रिएक्शन चल रही है, उसका डेटा जो है वो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों तरफ से ट्रांसफर हो रहा है। वो इन सब के ऊपर भी अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, फिर उनका भी इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है। तो ये जो टू वे, दो तरफा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का और बिहेवियर का, हर चीज का। ये उस पर्सन को एक दिन उसके उस गोल तक, उस पॉइंट तक पहुंचाता है जहां पर वो अपनी आइडेंटिटी को शो करता है। और ये जितनी सारी चीजें देख रहे हैं ना, इसका इक्विलिब्रियम बहुत रेयर केस में होता है कि किसी दो पर्संस के लिए एग्जैक्टली सेम। अदरवाइज कभी भी ये फोर्सेस हैं, इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्ट इन दो पर्संस के ऊपर नहीं है। और ये सारी चीजें अल्टीमेटली एट लास्ट में डिसाइड करती हैं कि वो इंडिविजुअल पर्सन किस स्टेज तक कहां पर पहुंचेगा, क्या करेगा। अभी जो ये एग्जांपल पढ़ रही थी, एक साथ बहुत सारे बच्चे छोटी क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, क्लास फर्स्ट में, सेकंड में। आपने देखा होगा बहुत सारी कम्युनिटीज के बहुत सारे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, और फिर धीरे धीरे आप देखते जाएंगे उसमें से कुछ बच्चे स्कूल को ड्रॉप करते जाते हैं। किसी ने चौथी पांचवी में स्कूल छोड़ दिया, कोई छठी सातवीं में जाकर के छोड़ दे रहा है, कोई शुरुआत में तो बहुत अच्छा था पढ़ने में, कुछ दिन बाद आपको लगेगा अरे अब ये वीक हो गया है। अक्सर आपने क्लास में सुना होगा, ये बच्चा पहले बहुत तेज था, 8वीं क्लास तक 9th 10th में आकर के फिर ये डाउन हो गया। तो 10th और 11th के बाद बहुत सारे बच्चे 12th के बाद ड्रॉप आउट होते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। इसमें इंडिया में जो गर्ल्स हैं, मोस्टली इंडियन सोसाइटीज में जो थोड़ा सा बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड एरियाज हैं, रीजन, आप स्टेट के नाम के ऊपर काउंट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर एक तो लिटरेसी रेट वैसे भी कम है, और दूसरी बात जो वुमेन लिटरेसी रेट, जो गर्ल्स हैं, उनका ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है। लड़कियाँ जूनियर क्लासेस से ही स्कूल को ड्रॉप करना शुरू कर देती हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जाते आते तो 30% 40% गर्ल्स जो है स्कूल को ड्रॉप कर चुकी होगी, और हायर एजुकेशन में तो बहुत लिमिटेड जाते हैं। बीए में और हायर एजुकेशन गेन करने वाली लड़कियां मात्र आप मान लीजिए 20% या उसके आसपास ही रह जाती हैं बस। इसी के जस्ट अपोजिट आप देखिए, ऐसे स्टेट्स या ऐसे सिटीज ले सकते हैं आप, दिल्ली को लीजिए, नोएडा और कानपुर लीजिए उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर वुमेन लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 80% से भी ऊपर। कानपुर नोएडा में वुमेन लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, महिला साक्षरता दर वहाँ पर 80% से भी ऊपर है। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में कानपुर और नोएडा की जो वुमेन है वो सबसे ज़्यादा लिटरेट है, और उनका लिटरेसी रेट सबसे हाई है, और उसी के रिस्पेक्ट में अदर डिस्ट्रिक्ट का कम होता जा रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पर उनके चारों तरफ ये जो फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर, ये कुछ ऐसे वर्क कर रहे हैं कि उनको आगे वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। कोई भी अपना पाथ है, वे है, खास करके अगर आप किसी अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो इजीली तो नहीं कर सकता कि अगर वो अपने रास्ते से भटक रहा है या बीच में उसको कोई बैरियर आ जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स इतना ज़्यादा उसके ऊपर डोमिनेट हो गया है कि उसे मजबूर कर रहा है वो पढ़ाई छोड़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए रोक रहा है। और रूरल एरियाज में खास करके जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गर्ल्स को स्कूल जाने से रोकती हैं। नंबर 1,
उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है कि फैमिली मान लीजिए माँ बाप है, उसके बाद में 2-3 बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है वो उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। माँ बाप दोनों मजदूरी करते हैं, लेबर है, तो अर्ली मॉर्निंग को जल्दी चले जाते हैं काम पर दोनों। अब घर में क्या बचेंगे, बच्चे बचेंगे, तो वो जो भी स्कूल जाते हैं तो उसमें से जो बड़ा बच्चा होता है, चाहे लड़का या लड़की, मोस्टली लड़कियाँ जो होती हैं, उनको फिर मजबूरी में छोटे बच्चों को देखभाल के लिए घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे फिर उनका स्कूल जाना कम होता जाता है। कुछ दिन बाद उनके माँ बाप ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि शायद दोपहर में घर का खाना भी बनाना है, तो फिर वो उसमें भी एंगेज हो जाती है, उसका स्कूल जाना कम हो जाता है। और एक टाइम आता है क्योंकि उनके माँ बाप को ये लगता है कि पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी हम लोग इतने पुअर फैमिली से हैं कि हमारे यहाँ पर पढ़ लिख करके भी आगे बहुत कुछ तो कर नहीं सकता है, तो जैसे कल स्कूल छोड़ना है, कुछ दिन बाद छोड़ना है, तो आज ही क्यों ना छोड़े, तो बहुत ही अर्ली एज में ही लड़कियों को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, तो घर के काम करते हुए एंगेज हो जाते हैं। इसके बाद कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं जिनमें ये भी लगता है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा करके क्या करना है, इनको तो वैसे भी ये हाउस होल्ड वर्क करने हैं, घरेलू काम करने हैं, तो क्यों ना अभी से इनको काम में एंगेज किया जाए, जिससे आगे चल करके ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाए और स्कूलिंग में जाकर के बाहर ये जो आज की मॉडर्न सोसाइटी, जो आधुनिक समाज है, उसकी संगत में आकर के ये नए फैशन में, नए दौर में चली जाएगी, तो घर के काम नहीं करेगी। तो ऐसी फैमिलीज भी अपनी लड़कियों को स्कूल जाने से रोक देते हैं या उनको मना करते हैं, या कुछ क्लासेस के बाद में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद ही उनको आगे पढ़ने के लिए रोक दिया जाता है। कभी कभी फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा होता है जो ऐसे बच्चों के ऊपर प्रेशर डालता है, उनको ये फील कराता है कि आप दूसरे जो कॉमन और नॉर्मल बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं उनके लेवल पे नहीं है। अभी ये बच्चे की फैमिली की कंडीशन बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, वो अपने शूज और क्रॉस तक परचेज नहीं कर पा रहे। बच्चा स्कूल जाता है तो दूसरे बच्चे अच्छे नए कपड़े पहन करके आते हैं, साफ सुथरे पहन करके आते हैं, वो बेचारा अपने हाथ से लड़का भी लड़की नहीं धो पाते हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नए क्लॉथ्स, नई ड्रेस परचेज कर लें। शूज और स्लीपर की तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि कॉस्टली और थोड़ा सा अट्रैक्टिव जूते चप्पल खरीदें। वो डेली यूज वाले स्लीपर पहन के चले जाते हैं स्कूल, फिर दूसरों के सामने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उनको ये भावना आती है कि वो तो बहुत अच्छे और नए जूते चप्पल पहने हुए, मैं तो उतना नहीं खरीद सकता है, खरीद सकती। तो ऐसे में फिर वो धीरे धीरे एक दिन उसको लगने लगता है कि वो बाकी जो कॉमन बच्चे हैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, और उसे लगता है कि उसका जो उसकी लाइफ है वो इसी गरीबी में और मजदूरी के दुष्चक्र में या ऐसे ही कुछ काम धंधा करते हुए एक सामान्य जीवन जीना है, वो उस हायर एजुकेशन और उस स्टेटस तक नहीं पहुंच सकता है, तो फिर वो भी स्कूल जाना बंद कर देता है, वो कटने लगता है। और ये ऑब्वियसली होता है, आपने देखा होगा कि जो सिमिलर कैटेगरीज के पर्सन होते हैं, मैं केवल स्टूडेंट की या चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सिमिलर कैटेगरीज के लोग होते हैं, वो एक दूसरे के पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उनका ग्रुप बन जाता है, उनके कलीग्स बन जाते हैं, फ्रेंड सर्किल जो लोग मोस्टली एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, निकल होता है। जो बच्चे घूमते फिरने वाले होते हैं, आपने देखा होगा उनका 8-10 का अच्छा खासा ग्रुप बन जाता है, वो कोई अच्छा काम नहीं करते, बस घूमते फिरते रहते हैं, इधर बैठे रहते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जो थोड़ा सा अच्छे बच्चे होते हैं, मान लिया अभी पढ़ने में बहुत तेज है और वो एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनका ग्रुप अलग बन जाता है, वो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, ड्रॉप आउट में भी होता है कि जो बच्चे स्कूल में अच्छे बच्चों की कॉम्पिटिशन में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, पहले नहीं आ पा रहे हैं, वो उनसे बहुत सारी चीज़ों में बैकवर्ड हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो अपने सर्किल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो स्टूडेंट होते हैं जो घरों के आसपास रह रहे हैं या उनके जैसे हैं अपनी कैटेगरी वाले, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे स्कूल से उनका कनेक्शन कट जाता है। ये सब ड्रॉप आउट के बहुत से रीजन है, इसका कोई पर्टिकुलर एक वे नहीं है।